हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सार स्टडी चैनल में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं अभी क्लास 10th का केमिस्ट्री क्लास लेने वाला हूं। तो हम लोग पिछले अभी क्लास में पढ़ रहे हैं अम्ल, भस्म तथा लवण, यानी कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट पढ़ रहे हैं। तो आइए, हम लोग पिछले क्लासेस में भी बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लिए हैं। तो अगर आप लोग अभी तक ने नहीं देखा है, जो भी नए हैं, तो वो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो हमको अम्ल और भस्म की अभिक्रिया आज हम लोग देखेंगे। तो यानी कि रिएक्शन विथ एसिड एंड बेस। तो देखिए, एसिड एंड बेस जब रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, यानी कि अम्ल और भस्म जब रिएक्शन करता है तब लवण तथा जल का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल, भस्म, लवण तथा जल, ये चीज बन गया। अब देखिए, एक एग्जांपल इसका बहुत अच्छा मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। हमारे मुख के अंदर हम लोग सुबह पर क्या बोलते हैं, ब्रश करते हैं। तो ब्रश करते हैं तो हम लोग जो पेस्ट यूज करते हैं, टूथपेस्ट, वो हमारा बेसिक होता है, और हमारे मुख के अंदर पाए जाने वाला जो लार्वा होता है वो हमारा एसिड होता है, यानी कि वो अम्लीय होता है। हम जो टूथपेस्ट लिए वो बेसिक होता है। इसके कारण जब हम उस टूथपेस्ट से अपने दांतों को ब्रश करते हैं तो वहां मौजूद एसिड जो लार्वा होता है वो रिएक्शन करता है, और उसके दौरान लवण बनता है और जल बनता है, और वही जल के कारण हमारे मुख के अंदर बहुत सारे फेन होते हैं या फिर थूक के रूप में वो निकलते हैं। और यही रिएक्शन एक हम लोग बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैंने अभी आपको बता दिया, और कुछ एग्जांपल्स भी बहुत सारे हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों मिलता है तब NaCl बनाता है, यानी कि साधारण नमक बनाता है, और H2O यानी जल का निर्माण करता है। फिर आगे देखिए, कहता है अब धातु के ऑक्साइड की अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया। तो एक बात को आप लोग ध्यान में रखिए कि जो धातु का ऑक्साइड होता है वो हमेशा बेसिक होता है, यानी भस्म होता है, और अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय होता है, यानी एसिडिक होता है। तो आप देखिए, यहां पे कह रहा है धातु के ऑक्साइड मूलतः भस्म होते हैं तथा अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। कह रहा है कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो मूलतः भस्म होते हैं तथा अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। तो अभी हमने देखा है कि अम्ल और भस्म जब मिलता है तो लवण तथा जल बनाता है, और धातु का ऑक्साइड कैसा है, भास्मिक है। उसको एसिड से हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं तो एसिड और बेस मिल गया, तो रिजल्ट तो बनना ही है, अम्ल, ये सॉल्ट और वाटर, तो ये बन गया। देखिए, कॉपर ऑक्साइड, ये धातु का ऑक्साइड है, H2SO4, ये क्या है, अम्ल है, यानी हाइड्रोजन सल्फेट है। ये जब मिलता है तो कॉपर सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण करता है, यानी कि CuSO4 और H2O। फिर हमारा जिंक ऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फेट है, जब ये मिलता है तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण करता है। फिर हमारा कॉपर ऑक्साइड हो गया, फिर HCl, तो ये बनता है CaCl2, यानी कैल्शियम क्लोराइड हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड। फिर हमारा कॉपर ऑक्साइड किसके साथ मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तब हमारा बनता है कॉपर क्लोराइड, और H2O यानी हाइड्रोजन हाइड्रो ऑक्साइड का ये निर्माण करता है। अब देखिए, अब कह रहा है कि अब आगे बढ़ते हैं, अब अधातु के ऑक्साइड का अभिक्रिया कराते हैं, किससे, भस्म के साथ अभिक्रिया कराएगा। तो इस कंडीशन में भी तो ये हो रहा है, अभी मैंने बताया कि अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय होता है, और ये अम्लीय भस्म के साथ, यानी अम्ल और भस्म जब रिएक्शन करेगा तब हमारा क्या बन जाएगा, लवण तथा जल का निर्माण करेगा। यहां पर भी वही हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्या है, अधातु है, इसका ऑक्साइड कैसा होगा, ये अम्लीय होगा, यानी हमारे वातावरण में, एनवायरमेंट में पाया जाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तब कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, जो क्या है, सॉल्ट है, और ये H2O का निर्माण करता है। फिर हमारा CO2, वही कैल्शियम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म के साथ अभिक्रिया करता है और यहाँ बनाता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और यहाँ H2 जल का निर्माण करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि अम्ल और भस्म का
अब हम लोग जल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखेंगे कि क्या क्या चीज हमें मिलता है। तो आइए हम लोग अब आगे। हाँ तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। अम्ल तथा भस्म की जल के साथ अभिक्रिया कर रहे थे। तो आइए देखते हैं। कहता है अम्ल में जल मिलाने पर उष्मा उत्पन्न होता है, जिससे प्रमाणित होता है कि अम्ल तथा जल में अभिक्रिया होती है। जब अम्ल में हम लोग जल मिलाते हैं तो होता यह है कि उससे उष्मा उत्पन्न होने लगती है। तब हम ये कह सकते हैं कि क्या होती है, अम्ल तथा जल में अभिक्रिया होती है। एक और बहुत बड़ा रीजन है जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि अम्ल में जब हम जल मिलाते हैं तब अभिक्रिया होती है। तो आइए देखिए कैसे होता है। सबसे पहले तो सांद्र अम्ल में जल कभी न डालें। सांद्र अम्ल कहने का मतलब है कंसंट्रेटेड एसिड, यानी कि जो बहुत ज्यादा खतरनाक एसिड होता है उसमें कभी भी गलती से पानी बिल्कुल ना डाले। और हाँ दूसरी बात, अम्ल में कभी भी पानी एक बार ना डाले, थोड़ा थोड़ा करके डाले। अगर सांद्र अम्ल में हम लोग पानी डालते हैं तो काफी ज्यादा विस्फोटक हो सकता है, वो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2O यानी जल मिलता है तब H3O प्लस Cl माइनस प्लस उष्मा बनाता है। तो ये चीज को थोड़ा समझिए। जब ये HCl और H2O है तो यहाँ पे ये H जो है ये जल के साथ अभिक्रिया करके, मैंने जब आर्हेनियम का बताया था तब उसमें बताया था जो ये H प्लस आयन होता है, ये आयन कभी भी जल में अकेला नहीं घूमता है, ये H2O के साथ अभिक्रिया करके H3O पॉजिटिव बना लेता है। वही काम यहाँ पे किया इसने, जल के साथ अभिक्रिया करके H3O प्लस क्लोरीन माइनस और उष्मा का निर्माण किया। समझे? तो ये चीजें था आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये क्या करती है, ये जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है हाइड्रोजन आयन और H3O पॉजिटिव का निर्माण करती है। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल है हाइड्रोजन सोडियम कार्बन नाइट्रोकार्बोनेट, फिर हाइड्रोजन सल्फेट का जल के साथ अभिक्रिया कराने पे ये कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कहता है भस्म को जल में मिश्रित करने पर उष्मा उत्पन्न होती है। तो इस कंडीशन में भी वही हो रही है, जब भस्म में भी हम लोग जल डाल रहे हैं तो इसमें उष्मा उत्पन्न हो रही है, लेकिन ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। क्योंकि अगर जल के साथ अभिक्रिया करती तो यहाँ कुछ और बनता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मिलता है तब सोडियम अलग हो जाता है, हाइड्रोक्साइड निगेटिव पे आ जाता है और ये उष्मा का निर्माण करती है। फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम पॉजिटिव, OH माइनस हाइड्रोक्साइड अलग और उष्मा उत्पन्न हुआ। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कैल्शियम पॉजिटिव हो गया और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव और ये उष्मा का निर्माण किया। अब हम लोग को आगे बढ़ना है तो अम्ल तथा भस्म की शक्तियां यानी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस को हम लोग जानेंगे। तो इसमें पहला है प्रबल और दुर्बल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। तो आइए स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला, अम्ल के जलीय विलयन में मौजूद हाइड्रोजन आयन की मात्रा अम्लीय शक्ति को दर्शाता है। कह रहा है कि जो अम्ल का जलीय विलयन है उसमें मौजूद हाइड्रोजन आयन की मात्रा यह दर्शाता है कि वह अम्ल कितना ज्यादा प्रबल है यानी स्ट्रॉन्ग अम्ल है। फिर दूसरा कहता है वे अम्ल जो पूर्णतः जल में घुलकर H प्लस आयन प्रदान करता है हो वह प्रबल अम्ल कहलाता है। यानी कह रहा है कि वो अम्ल जो जल के साथ पूरी तरह से मिलकर H प्लस आयन प्रदान करता हो वह अम्ल हमारा प्रबल अम्ल कहलाता है, वो हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। फिर कहता है जो अम्ल जल में पूर्णतः H प्लस आयन प्रदान नहीं करता है वह दुर्बल अम्ल कहलाता है। इसका मतलब वही साफ है, अगर पूरी तरह से जल में मिलकर H प्लस आयन नहीं प्रदान करेगा तो वो दुर्बल है यानी कि वीक एसिड है। इसी कारण से दुर्बल अम्ल में विद्युत की चालकता कम होती है। और हाँ एक और बात है, ये जो दुर्बल अम्ल होता है यानी वीक एसिड होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह बहुत कम ही होता है। इसका कारण ये है क्योंकि ये अपना जो निगेटिविटी या पॉजिटिविटी है ये क्या करता है, आयन का नहीं कर पाता है अपने विलयन में, इस कारण से इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होती है। अब देखिए प्रबल अम्ल का कुछ एग्जाम्पल है ये रहा और दुर्बल अम्ल का ये कुछ एग्जांपल्स है। अब कहता है दुर्बल अम्ल का उपयोग एसिटिक यानी एंटासिप्टिक में किया जाता है, यानी कि जो दुर्बल अम्ल होता है उसका इस्तेमाल हम लोग अपने पेट में हुए गैसों के एंटासिड में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे। हाँ तो देखिए अब हम लोग देखने वाले थे
तनु और सांद्र अम्ल यानी कि डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड एसिड। देखिए तनु और सांद्र का मतलब क्या होता है। सांद्र कहने का अर्थ है वो घना होगा यानी कि वो ज्यादा मजबूत होगा, और ये जो तनु है वो तनु हल्का सा कहा जा सकता है। उसको समझिए कहने के मतलब से, तनु यानी हल्का यानी वो कमजोर होगा। तो अब देखिए अब क्या करता है, सबसे पहले तो तनु और सांद्र में हम लोग कैसे अंतर कर पाएंगे। तो अम्ल विलयन में मौजूद, अम्लीय विलयन में मौजूद अम्ल की मात्रा से हम यह तय कर सकते हैं कि वह अम्ल तनु अम्ल है या फिर सांद्र अम्ल है। अब देखिए कहता है कि विलयन में जलीय विलयन में विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तब वह सांद्र अम्ल कहलाता है। कह रहा है कि जलीय विलयन के अंदर अगर मात्रा अम्ल की अधिक होगी तब क्या होगा, वो सांद्र अम्ल कहलाएगा। वही विलयन में अम्ल की मात्रा कम होगी, कम होती है तब वह तनु अम्ल कहलाती है, तब वह तनु अम्ल कहलाता है। तब वो हमारा क्या कहता है, डाइल्यूट एसिड कहलाता है। जब विलयन के अंदर अम्ल की मात्रा कम होगी और वो जल की मात्रा अधिक होगी तब हम कह सकते हैं कि वो अम्ल जो है हमारा क्या है, डाइल्यूट एसिड है। फिर कहता है HCl के संतृप्त विलयन को सांद्र अम्ल कहते हैं तथा H2SO4 HNO3 CH के शुद्ध रूप को सांद्र अम्ल कहते हैं। यानी कह रहा है कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसका जो शुद्ध रूप होता है इसको हम लोग सांद्र अम्ल कहते हैं, और संतृप्त विलयन को यानी कि उसमें अब और कुछ नहीं मिलाया जा सकता तब, और ये जो H2SO4 HNO3 CH के शुद्ध रूप को हम लोग सांद्र अम्ल कहते हैं। अब देखिए सांद्र अम्ल है ये सभी हार्ड है यानी कि नुकसान पहुंचाने वाले हैं। कहता है अम्ल पित्त यानी गैस्ट्रिक जूस हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे छोटी ये हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होता है HCl, वो जो निकलता है वो गैस्ट्रिक जूस होता है, उसमें 1% से भी कम होता है HCl की मात्रा। इसी कारण से HCl इतना खतरनाक होने के बावजूद भी हमारे बॉडी को इफेक्ट नहीं पहुंचाता है। हाँ, लेकिन जब इसकी मात्रा इकट्ठा होते होते 5% से अधिक हो जाएगी तब आपके बॉडी को ये आवश्यक नुकसान पहुंचाएगी और आपके पेट के अंदर गैस यानी कि गैस की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। तब कहता है कि HCl की मात्रा होती है जिसके कारण वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती है तथा 5% या अधिक होने पर नुकसान पहुंचाती है, और जैसे ही 5% के लगभग पहुंच जाएगी तब आप समझ जाइए कि हमको गैस का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि खाली पेट हमें नहीं रहना चाहिए। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी कि प्रबल अम्ल है, वो क्या होता है जैसे H2SO4 बैटरी का पानी, ये पानी क्या होता है आपके बॉडी पे पड़ गया, तब आप क्या कीजिएगा उस कंडीशन में आप उस अम्ल को तनु कीजिएगा यानी कम हल्का कीजिएगा, दुर्बल कीजिएगा। दुर्बल कैसे कीजिएगा, उस अम्ल को आप पानी डाल के धो दीजिए जिससे वो अम्ल क्या होगा, दुर्बल अम्ल में बदल जाएगा और जिससे वो उसका ये प्रभाव कम हो जाएगा आपके बॉडी से। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर किसी भी तरह कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन सभी को पता चले कि ज्ञानसार स्टडी क्या फिर से क्लासेस स्टार्ट कर दी है। 9th और 10th के रेगुलर क्लासेस अभी फिलहाल साइंस का चल रहा है, लॉकडाउन खुलने के बाद बाकी सारे सब्जेक्ट्स अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने टेबल के अकॉर्डिंग स्टार्ट